एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, देखो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का रिलीज हो जाना, निकल जाना, हट जाना, डिलीट हो जाना, ठीक है। इसका एक नाम और है यहां पर जो हम काम में लेंगे, दैट इज कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसका जो दूसरा नाम है दैट इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब एक तो ना नाम से ही आधा समझ में आ जाता है, देखो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी मतलब हटना, निकलना, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और हेलोजन तो हेलोजन होता ही है। तो अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन और हेलोजन निकल रहे हो, रिलीज हो रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो उसे आप क्या बोलेंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहेंगे। और इसी रिएक्शन का नाम बीटा एलिमिनेशन भी है। एक्चुअली यहां पर क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन की अगर हम बात करें तो ये एल्काइल हैलाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। एल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन देते हैं। जैसे एक सिंपल सी रिएक्शन से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए इसका रिएक्शन का जो पर्टिकुलर नेम है ना, अगर हम जो पर्टिकुलर बात करें तो इसे ना बीटा एलिमिनेशन भी कहेंगे। ध्यान रखना, बीटा एलिमिनेशन क्यों कहेंगे ये इस रिएक्शन से पता चलेगा आपको। देखिए ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है और उसे नेक्स्ट वाला कार्बन जो है वो बीटा कार्बन है। अल्फा बीटा को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको। अगर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है डायरेक्टली, उस कार्बन को हमेशा अल्फा कार्बन कहा जाता है, ठीक है, और उसे नेक्स्ट वाले कार्बन को बीटा कार्बन। तो इसलिए यहां पर कार्बन हेलोजन जो है जिस कार्बन से जुड़ा है दैट इज कॉल्ड अल्फा, बट द नेक्स्ट टू इट इज बीटा, इसे अगला वाला जो है वो बीटा है, ठीक है। तो यहां पर अब क्या होगा, अगर आप इस रिएक्शन में KOH काम में लेते हैं, और KOH भी कौन सा, एल्कोहलिक, एक्वस नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक्वस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्वस काम में ले लेंगे तो रिएक्शन में प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा और कुछ अलग ही बन जाएगा। और ये आपको पता भी है कि क्या बनेगा। मुझे कौन बताएगा बेटा फटाफट कि अगर मैं यहाँ एल्कोहलिक की जगह एक्वस KOH लेता हूं तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, कोई बता सकता है, आप में से बताएं देखें। यस, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। अगर मैं यहाँ KOH जो है उसको एक्वस ले लेता हूं तो प्रोडक्ट क्या, एथेनॉल। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एथेनॉल बनेगा यहाँ पर, क्योंकि वो हम पढ़ चुके हैं कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अगर आप अल्कोहल की जगह यहाँ वाटर लेते हैं, एक्वस KOH लेते हैं, तो एक्वस KOH के अंदर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जिसमें OH न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और यहाँ आकर के इस कार्बन पर अटैक करेगा, Br निकल जाएगा और OH यहाँ जुड़ जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन अब हम अल्कोहलिक ले रहे हैं, अल्कोहल का जो प्रोटिक नेचर होता है बेटा, या पोलर नेचर जो है वो वाटर से कम होता है। अल्कोहल का पोलर जो नेचर है वो वाटर के कंपैरिजन में कम होता है। तो इस वजह से ये ध्यान रखना, इसमें डिसोसिएट भी कम होता है और इसी वजह से ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है, ये एलिमिनेशन होती है। अब एलिमिनेशन में क्या होगा, देखिए कि ये देखिए यहां पर क्या होगा, अल्फा कार्बन से तो हेलोजन, ठीक है, अल्फा कार्बन से तो हेलोजन का रिमूवल और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। एक्चुअली क्या होता है, इसमें पहले एक Br रिलीज होता है और Br के रिलीज होने की वजह से जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, अगर मैं Br को हटा दूं तो Br तो नेगेटिव है। इस तरह से देखो, आप इस तरह से देखें कि इस रिएक्शन में अगर आप Br को रिलीज करते हैं, ठीक है, अगर ये Br निकालेंगे आप तो Br तो नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा और ये पॉजिटिव बन गया। तो इस पॉजिटिव को न्यूट्रल करना पड़ेगा क्योंकि ये अनस्टेबल है। तो अनस्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा इधर उधर से। तो यहाँ पर क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन पास वाले कार्बन के, ये यहाँ पर आकर के डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ जब डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा यहाँ से, H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो आपके पास में ये न्यूट्रल हो गया तो ये क्या बन गया, एथीन बन गया। तो यही रिएक्शन वहां ऊपर होगी कि यहाँ पर क्या होगा कि Br जो है वो तो K के साथ रिलीज हो जाएगा, Br और K ये तो बना लेंगे KBr की फॉर्मेशन कर लेंगे। उसके बाद ये जो H है ये यहाँ से जब रिलीज होगा तो ये H और यहाँ से OH ये दोनों मिलकर के वाटर की फॉर्मेशन कर लेंगे, H2O। और अब क्या बचता है आपके पास, देखिए
CH2 और CH2, तो यहाँ आपके पास जो बचेगा दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये एथीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, दिस इज एथीन। तो ये जो रिएक्शन है ना, इसमें आप देखो अल्फा से तो हेलोजन निकलता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बीटा कार्बन से निकलता है इसलिए इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। केवल इतना ही नहीं है कि ये रिएक्शन तभी होगी जब बीटा हाइड्रोजन होगा, ध्यान रखना, अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी। तो बीटा हाइड्रोजन का यहाँ काफी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, इसी वजह से इस रिएक्शन का नाम बीटा एलिमिनेशन है। अब अगर मान लीजिए हमारे पास, आप खोलिए बेटा, एक बार दोबारा बता रहा हूं, देखो मेरा कहने का मतलब है कि दो चीजें हैं यहां पर, कि हेलोजन तो कार्बन से रिलीज होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो बीटा से रिलीज होता है। तो अल्फा तो क्या होता है, जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है कार्बन, वो अल्फा हो गया, और उससे अगला वाला क्या हो गया, बीटा हो गया, ठीक है। अब जैसे ये वाला एक मैं ये वाला और ले रहा हूं, CH3 CH3Br, ठीक है। अब यहां पर देखो आप कि यहां अगर मैं बात करता हूं तो हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा है ये अल्फा है, उससे आगे वाला ये भी बीटा हो सकता है और ये भी बीटा हो सकता है। तो इसका मतलब है ना, दो बीटा है यहाँ पर, तो यानी दो जगह रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। लेकिन हेलोजन तो एक ही है ना अपने पास, अगर ये हेलोजन रिलीज होता है तो एक हाइड्रोजन इधर से या इधर से कहीं से भी रिलीज होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो यहां पर जब आप इसकी रिएक्शन KOH से कराते हैं, KOH एल्कोहलिक से कराते हैं, तो उस कंडीशन में यहां से तो हेलोजन रिलीज हो गया और यहां से मैं सपोज हाइड्रोजन रिलीज कर रहा हूं, तो आपके पास बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O और प्लस KBr, ठीक है। तो यहां प्रोपीन बन गया, ठीक है, यहां प्रोपीन बन गया, ठीक है। अब यहां ये जो है ना, एक्चुअली यहां ये जो है बेटा, इसकी रिएक्टिविटी ऊपर वाले से ज्यादा है, क्योंकि ऊपर वाला जो कंपाउंड था आपके पास ये था एथाइल ब्रोमाइड। एथाइल ब्रोमाइड जो था वो 1 डिग्री था, और ये आपके पास है आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है, और ये आपके पास में 2 डिग्री है। तो ध्यान रखना 2 डिग्री की रिएक्टिविटी 1 डिग्री से ज्यादा है। रीजन है कि इसमें आपके पास नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन ज्यादा है और इसमें नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन कम है। और वहीं अगर मैं 3 डिग्री ले लेता हूं, देखो CH3 OH, सॉरी Br, तो अब आप देखो Br जिससे जुड़ा हुआ वो तो अल्फा है, उसके बाद ये भी बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा, तो ये सारे बीटा हो गए अपने पास। अब अगर इसकी रिएक्शन में KOH से कराता हूं एल्कोहलिक, तो अब ये और भी ज्यादा रिएक्टिव है। अब ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है वो तो अल्फा से निकलना है, हाइड्रोजन तो इस कार्बन से रिलीज हो जाएगा, बट हाइड्रोजन रिलीज करने के लिए आपके पास में कितने कार्बन है, 1 2 3, और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 और 3, यानी 9 हाइड्रोजन है आपके पास। तो 9 पॉसिबिलिटी है आपके पास हाइड्रोजन के रिलीज होने की, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ऊपर वाले दोनों से ज्यादा है, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो अगर एक K को आप Br के साथ में कंबाइन करते हैं तो एक तो रिलीज हो गया आपके पास KBr, ठीक है। दूसरा ये जो OH है नेगेटिव, वो एक H लेगा कहीं से, यहाँ किसी भी से भी ले सकते हैं, एक से आप रिलीज कर दें, तो मैं इस कार्बन से रिलीज कर रहा हूं हाइड्रोजन को, तो H2 बना लेगा वो, H2। अब जो आपके पास बचता है देखिए वो क्या है, CH3 देन डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये बन गया। तो ये जो प्रोडक्ट बना है आपके पास में दैट इज मेड 8 प्रोप। तो देखो ये प्रोपीन तो है, लेकिन आपके पास 1 2 3 सेकेंड कार्बन पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। तो ये जो तीनों रिएक्शन अपन ने देखी ना बेटा, ये तीनों ही रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, बीटा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब पता चल रहा है हमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखो डी मीन्स रिलीज होना, हाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन, तो यहां दोनों ही तीनों ही रिएक्शन में आप देखो हेलोजन और हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये हेलोजन ये हाइड्रोजन, इसमें भी हेलोजन और हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, ठीक है, और इसमें भी हेलोजन और हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, इससे इसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसका एक सिंपल सा रिएक्टिविटी का अपन अल्फा
अल्फा एलिमिनेशन भी होती है, लेकिन अल्फा अपने इसमें है नहीं बेटा सिलेबस में। अल्फा भी हो सकती है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा होती है। वैसे 3 तरह के। देखो यहां पर इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लेते हैं अपन, इसको रफ कर रहा हूं एक बार में कि किस बात पर डिपेंड कर रहा है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। यस देखिए, तो अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, ठीक है, नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जहां आपको नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन जितने ज्यादा मिलेंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा मिलेगी। तो जैसा आप देख सकते हैं कि अभी अपन ने एग्जांपल लिया था कुछ, एक तो ये लिया था हमने 3 डिग्री, ठीक है, एक तो ये लिया था। इसमें अगर आप देखते हैं तो आपके पास 9 बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखते हैं सेकेंड वन, दैट इज ये देखा था हमने CH3 Br 2 डिग्री लिया हमने CH3, तो यहां पर आपके पास में दैट इज 6 बीटा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। और फिर अगर आप ये एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 Br, तो यहां अगर आप देखें तो आपके पास में देयर आर 3 बीटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां पर 3 बीटा हाइड्रोजन है। बीटा दिख रहे हैं हमें कौन कौन से? देखो ये तो अल्फा हो गया, 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा कार्बन, और हर बीटा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, टोटल 9 हो गए। यहाँ पर देखिए ये बीटा है, ये भी बीटा है, तो 3 और 3 6 बीटा हाइड्रोजन हो गए। और ये अल्फा और ये बीटा है, तो यहाँ पर बीटा में 3 ही है हमारे पास, तो यहाँ हाइड्रोजन कम हो गए। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इस तरह से हो जाएगा। और मिथाइल की बात करें तो देखो CH3Br, तो यहाँ पर तो बीटा होता ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ 0 बीटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं। मिथाइल नहीं होगी बेटा, नहीं होगी, है ना, क्योंकि मिथाइल ब्रोमाइड के अंदर बीटा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा बीटा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। आई थिंक इट इज क्लियर, ओके। अब देखो इसमें होता क्या है कि प्रॉब्लम कहाँ आती है और क्वेश्चन कहाँ से इंपोर्टेंट बनते हैं कि बीटा एलिमिनेशन में कभी कभी क्या होता है कि जो हेलोजन होता है उसके हटने के बाद में जो पॉसिबिलिटी होती है ना एल्कीन बनने की, वो आपके पास 2 तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब अगर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो तो 2 तरह के अगर एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी हो, तो कौन सा एल्कीन मेजर बनेगा? तो इसके लिए एक लॉ दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था सेटजेस, जिसे हम सेटजेस लॉ के नाम से जानते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपके कन्वर्जन में भी काफी काम में आता है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जाता है। इसको रफ कर रहा हूं मैं, और अब सेटजेस लॉ की बात कर रहे हैं बीटा एलिमिनेशन में। देखते हैं, देखिए, तो हम बीटा एलिमिनेशन में ही बात कर रहे थे सेटजेस लॉ की। तो इसको समझने के लिए कंपाउंड लेते हैं हम, CH3 CH2 CHBr एंड CH3। अब इसका अगर मैं बीटा एलिमिनेशन कराता हूं, ठीक है, तो आप देखो KOH एल्कोहलिक, 2 पॉसिबिलिटी है यहां पर, KOH एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में अगर मैं इसका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करा रहा हूं तो 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास में। पहली पॉसिबिलिटी है कि आपके पास भाई हेलोजन तो यहां से निकलेगा, हमें पता है अल्फा पर है, ठीक है, और हाइड्रोजन इस बीटा से भी निकल सकता है, इस बीटा से भी। तो अगर यहां से निकलता है हाइड्रोजन और यहां से हेलोजन, तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। और अगर आपके पास हेलोजन यहां से निकल रहा है और डबल बॉन्ड सॉरी हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो रहा है, तो डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ये सेटजेस ने बताया था। तो एक बार प्रोडक्ट बनाते हैं पहले अपन। तो यहां पर अगर मैं बीटा एलिमिनेशन करा रहा हूं तो ये इस तरह से प्रोडक्ट बनाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है दैट इज
कि यहां से हाइड्रोजन हेलोजन और यहां से हाइड्रोजन रिलीज हो, तो डबल बॉन्ड बीच में आएगा आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और फिर KBr और फिर H2O। ठीक है, इसको तो हम बोलेंगे ब्यूट, क्या रहा है बेटा? अच्छा, फ्लैश ज्यादा आ रहा है, ओके एक सेकेंड। ओके क्लियर है, थोड़ा सा और। यस, तो मैंने कहा यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक तो आपके पास ब्यूटीन बन रहा है और दूसरा जो आपके पास बन रहा है दैट इज ब्यूट 2इन। ठीक है, एक ब्यूट 2इन की फॉर्मेशन हो रही है। अब यहां पर हमें देखना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। एक्चुअली यहां पर क्या होता है, ये वाला प्रोडक्ट जो है ये मेजर है और ये वाला प्रोडक्ट जो है ये माइनर है। ठीक है, लेकिन इसको किस बेस पर बताया गया कि ये माइनर होना चाहिए या मेजर होना चाहिए, यहाँ पर अभी तो यहाँ बता दिया, लेकिन अपन कैसे डिसाइड करेंगे प्रोडक्ट में से कि दिस शुड बी मेजर, दिस शुड बी माइनर। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेज्जेफ। ठीक है, जिनका नाम था सेज्जेफ। इन्होंने एक रूल दिया था जिसे सेज्जेफ रूल, SY है, सेज्जेफ रूल या सेज्जेफ लॉ कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये क्या चीज बेटा? आवाज कट गई बीच में। SAYT, हाँ सेज्जेफ। यस, तो सेज्जेफ रूल क्या था जरा देखते हैं अपन। तो देखो, सेज्जेफ ने ये कहा था कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें, इसके दो तरीके हैं पहचानने के। पहला तरीका कि जो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन से या बीटा एलिमिनेशन से जो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट में आपको ये चेक करना है कि एल्कीन में जो डबल बॉन्ड है ना, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप किसमें ज्यादा जुड़े हुए हैं। जैसे अगर आप यहां देखें, डबल बॉन्डेड कार्बन से आपके पास दो एल्काइल सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है और यहां अगर देखा जाए तो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो एक ही है, वो है इथाइल। तो जिसमें ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हो वो मेजर प्रोडक्ट होगा आपके पास। ठीक है, तो यहां इसको अपन लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग डीहाइड्रो हेलोजिनेशन that alkene is the major product। ठीक है, वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है in which greater number of alkyl groups are attached with double bonded कार्बन। ठीक है, तो ये वाला जो लॉ है, इस लॉ को हम लोग कहते हैं सेज्जेफ लॉ है। ठीक है, सिंपल सा है, यानी जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, ठीक है, ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल जुड़े होंगे वो मेजर होगा। तो जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास में दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए, दो मिथाइल ग्रुप, तो ये मेजर है, और यहाँ एक ही एथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए माइनर है। एक तो इसको इसके बेस पे बोल सकते हैं एल्काइल ग्रुप के बेस पर, और एक आप इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट के बेस पर। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन के बेस पर क्या लिख सकते हैं कि इसका उल्टा कर लें। बिल्कुल देखो, ज्यादा एल्काइल जब ही जुड़ पाएंगे जब हाइड्रोजन निकलेंगे, तो अगर एल्काइल ज्यादा है तो डेफिनेटली वहां हाइड्रोजन कम हो गए होंगे। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखें, इसमें हाइड्रोजन के बेस पर यूं ध्यान रख सकते हैं कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। मेजर प्रोडक्ट वो होगा विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड विद डबल बॉन्डेड
डबल बॉन्डेड कार्बन। जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ना, उससे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो देखो यहाँ कितना हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड वाले से एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, टोटल कितने हाइड्रोजन है, 2। तो जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है डबल बॉन्ड वाले से, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। और यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हैं, एक यहाँ है और 2 यहाँ है, यहाँ कितने हैं, 3। यहाँ ज्यादा है, तो हाइड्रोजन ज्यादा है तो वो माइनर होगा। तो इसका उल्टा माइनर के लिए अगर अपन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, माइनर विच कंटेन greater number of hydrogen attached with double bonded carbon। ठीक है, तो अगर ज्यादा हाइड्रोजन है तो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, और अगर कम हाइड्रोजन है तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, ये क्लियर है बेटा? माइनर और मेजर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, सेम नहीं होंगे बेटा, सेम वो तो मैंने बताया ना, सेम कब होंगे भाई, सेम वैसे जब एक ही प्रोडक्ट बनेगा तो वो दोनों 50-50% बनेंगे, तो बराबर ही हो गए वो तो खैर। तो लेकिन दो अलग अलग अगर प्रोडक्ट बनते हैं तो वो सेम नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन या नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट सेम हो, क्योंकि ये लॉ ही उसके लिए दिया गया है जिसके अंदर हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो, वो भी डिफरेंट, उसी के लिए लॉ एप्लीकेबल है, अदरवाइज तो एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, चलिए इसको रफ कर रहा हूं मैं, आगे चले। नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों पर सेम हो, नहीं तो ऐसा तो होगा नहीं ना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि यहां आप जो रिएक्टेंट ले रहे हो वो रिएक्टेंट आप ऐसा ले रहे हो जिसके अंदर आपके पास में मतलब जो Br जुड़ा हुआ है या हेलोजन जुड़ा हुआ है उस वो तो अल्फा पर है, लेकिन उसके आगे जो बीटा है उस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम नहीं है, और जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम नहीं है तो इस वजह से फिर प्रोडक्ट जो बनेंगे वो भी सेम नहीं बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर CH3 को हटा देता हूँ, यहाँ CH3 कर देता हूँ, तो दोनों तरफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, लेकिन उस कंडीशन में तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि फिर ये तो वो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया जो अपन पहले देख चुके हैं पिछले एग्जाम्पल में। ठीक है ना, तो जहां मतलब इसमें 2 पॉसिबिलिटी आएंगी वहीं सेट-जेफ लॉ लगेगा, अदरवाइज सेट-जेफ लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए एक रिएक्शन और ले रहे हैं इसी की, सेट-जेफ लॉ एप्लीकेबल है इसमें मेजर प्रोडक्ट बताना है कौन सा बनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है, मतलब रिएक्शन ही है लेकिन यही वाला लॉ एप्लीकेबल है, थोड़ा आपको बताना है। देखिए एक रिएक्टेंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, और उससे अपन देखेंगे पॉसिबिलिटी। जैसे रिएक्टेंट है हमारे पास में 2-मिथाइल 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, CH3 CH2 CH3 Br और CH3, और इसके अंदर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वही KOH एल्कोहलिक और KOH एल्कोहलिक ले रहे हैं। तो इसमें हमें डिसाइड करना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। 2 प्रोडक्ट बनेंगे इसके अंदर भी आपके पास, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा ये हमें डिसाइड करना है। तो अब देखो यहां पर हमें ये पता है कि ये तो अल्फा है, ठीक है, अब बीटा ये वाला भी हो सकता है और बीटा ये भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है और डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है, डबल बॉन्ड यहां भी आ सकता है, ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड यहां भी लगा सकते हैं क्योंकि दोनों पर बीटा है, ये वाला जो है ये भी बीटा है, नाम वही रहेगा लेकिन दिखने में अलग दिखेगा। ठीक है, तो एक बार इसके प्रोडक्ट देखते हैं। चलिए देखें, अगर फर्स्ट केस के अंदर मैं मानता हूं कि हेलोजन यहां से हमने निकाल दिया और हाइड्रोजन हम इन दोनों में से किसी एक में निकाल रहे हैं, जैसे इसमें से ऊपर वाले में से निकाल देते हैं, तो यहां बनेगा आपके पास CH3 CH2 देन C, यहां से Br रिलीज कर दिया हमने, और यहां डबल बॉन्ड CH2 और फिर यहां CH3। ठीक है, इस तरह से हो सकता है कि देखो बीटा से हाइड्रोजन निकला और अल्फा से हेलोजन निकला, तो डबल बॉन्ड मैंने यहाँ बीच में लगा दिया। दूसरे केस में हमने क्या किया कि इस अल्फा से तो हाइड्रोजन और बीटा ये वाला ले लिया मैंने, तो दूसरा प्रोडक्ट ये बन सकता है CH3 CH2 C, सॉरी हाइड्रोजन निकला ना, डबल बॉन्ड CH3 और CH3, एक प्रोडक्ट ये बन गया आपके पास। फिर बाई प्रोडक्ट तो वही बनेंगे जो पहले बने थे, KBr बनेगा एक तो, और एक H2O बनेगा,
इसमें भी एक KBr रिलीज होगा और एक H2O रिलीज होगा। ठीक है, अब इनके नाम देखते हैं अपन। तो जो आपके पास पहला प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या हो सकता है? ठीक है, इसका नाम देखें। तो देखिए इसके नाम में हमें पता है डबल बॉन्ड जो है वो इंक्लूड होना चाहिए, डबल बॉन्ड शुड बी इंक्लूडेड। तो डबल बॉन्ड को इंक्लूड करने के लिए आप बिल्कुल ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटीन। देखो क्योंकि 1 2 3 एंड 4, तो दैट इज 2 मिथाइल। 2 नंबर पर आपके पास मिथाइल जुड़ा हुआ है, फिर मेथ एज फ्रॉम ब्यूट, फिर ब्यूटीन। तो ब्यूट 1 इन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 1 पोजीशन पर इन डबल बॉन्ड होता है तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा देखते हैं। तो दूसरे में आप देखो वही है आपके पास, बिल्कुल 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है, क्योंकि एक में डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पर है, ठीक है, और दूसरे में डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पर है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए। बताइए बेटा, विच शुड बी द मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेट लॉ? सेकेंड वाला, बिल्कुल, क्योंकि हमने दो बातें बताई है, या तो एल्काइल ग्रुप से पहचानो या हाइड्रोजन से पहचानो। एल्काइल ग्रुप ज्यादा होने चाहिए, हाइड्रोजन कम होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं जहां डबल बॉन्ड है, ओके, चलिए एक बार कंटिन्यू करते हैं। तो कह रहा हूं कि अगर इसको अपन देखते हैं, ठीक है, तो यहां पर आप देखिए हमारे पास 1 2 3 एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, और अगर यहां डबल बॉन्ड को देखा जाए, इसमें डबल बॉन्ड को अगर देखा जाए तो आपके पास 2 ही एल्काइल ग्रुप है। एक तो आपके पास मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है। तो इसी वजह से ये वाला जो प्रोडक्ट है ये तो मेजर हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला प्रोडक्ट जो है ये माइनर हो जाएगा। तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि माइनर और मेजर प्रोडक्ट जो है वो कौन कौन सा बनेगा हमारे पास में। तो ये जो है ये हमारे पास सेट लॉ के अकॉर्डिंग हो गया, सेट रूल के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। तो आई थिंक सेट लॉ क्लियर है बेटा, एनी डाउट? ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाँ क्या बेटा बोलिए। हाँ वो जो पॉसिबल, अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से रिएक्टिविटी जो है डिफरेंट हैलोजन होने पर इफेक्ट होती है बीटा एलिमिनेशन के लिए। तो आप देखो ये वाला जो बॉन्ड है एल्काइल फ्लोराइड का, तो एल्काइल फ्लोराइड के अंदर हम जानते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर सबसे छोटा है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी, ये लेंथ और बढ़ेगी, और आर आई की लेंथ सबसे ज्यादा होगी। यानी बॉन्ड की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड उतना वीक हो जाएगा, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड आसानी से टूटेगा, और जितना आसानी से टूटेगा उतना आसानी से वो बीटा एलिमिनेशन देगा, ठीक है। तो यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर इस तरह से होगा, ध्यान रखें इसका, ठीक है। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर बीटा एलिमिनेशन। ये बीटा एलिमिनेशन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर है। इस ऑर्डर के अंदर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो मतलब ध्यान रखना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला तो अलग है और हेलोजन वाला अलग है, तो दोनों के लिए आप डिफरेंट बीटा एलिमिनेशन। कौन सा बेटा? एक चीज आपको बता दूं कि इसमें ना थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि एक तो हेलोजन की रिएक्टिविटी होती है बेटा F2 Cl2 Br2, ठीक है, I2। जैसे जब हम हेलोजिनेशन की रिएक्टिविटी देखते हैं तो वो ये होती है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव। लेकिन जब हम बीटा एलिमिनेशन की बात करते हैं तो फिर एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि हेलोजन की रिएक्टिविटी, फ्लोरीन हमें पता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन जब फ्लोरीन बॉन्ड बनाता है ना तो बेटा सबसे छोटे बॉन्ड बनाता है किसी दूसरे ग्रुप के साथ में, और जितना बॉन्ड छोटा होगा उतना स्ट्रांग होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी और वो टूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखें, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी से इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।